रीता, मैंने मम्मी की दवाई लाया था, तुमने दे दिया मम्मी को? देना तो पड़ेगा ही ना जी। अरे आपके लाने के पहले मेरी दवाई करके दिन भर से मेरी जान खा ली आपकी माँ ने। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती जी, ऐसे कैसे दवाई की जरूरत पड़ती है आपकी मम्मी को? जब देखो तब हफ्ता भर बीतता नहीं, मेरी दवाई मेरी दवाई। अरे बीपी की दवाई एक दिन के अंतराल में भी खाएंगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी वो दवाइयों का रेट अभी कितना बढ़ गया है। हाँ रीता, इस हफ्ते भी मैंने पूरे 250 की दवाई लाया हूँ माँ के लिए। फिर सोचिए ना जी, पूरे 1000 रुपए का खर्चा आ रहा है आपकी माँ के ऊपर। अरे उन पर ही हम सारी दौलत लुटा देंगे तो अपने और अपने बच्चों के लिए क्या बचाएंगे हम? रीता, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, देखो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। मैं खुद जाकर माँ से बात करता हूँ। और उन्हें अच्छे से समझा देना, वो दिन भर मेरी जान ना खाए, यहाँ परेशान हो जाती हूँ मैं। अरे 2 मिनट के लिए अड़ोस पड़ोस में भी नहीं निकलती, बस घर से बाहर निकलते देरी है और रीता रीता करके मेरी जान खाते रहती है। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ। अरे 2 बेटे हैं, कम से कम दोनों बेटे के साथ रहना चाहिए, तो नहीं बस यही पड़ी रहती है हमारी छाती में मूंग धरने को। सावित्री, अब तबीयत कैसी है? हाँ जी, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन अभी तक मुंह में कड़ूपन सा लग रहा है जी। ऐसा लग रहा है कुछ मीठा खा लेती, एक कटोरी खीर ही खा लेती। देखो माँ, घर में जो बना हो वो चुपचाप खा लिया करो, बेकार में आप रीता को परेशान मत किया करो। अरे कितना काम करती है वो बेचारी घर में अकेली। लेकिन बेटा, पूरे 8 दिनों से बुखार से तपी पड़ी थी मैं, और आज जाकर कुछ खाने का मन कर रहा है मेरा, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा खीर ही खा लेती। बेटा रीता को कह देना बस 1 कटोरी खीर बना दे मेरे लिए। माँ, मैं आपको कितना समझाता हूँ कि शांति से खाओ पियो और पड़े रहो, ये दुनिया भर की फरमाइशें मत बताया करो। रीता गुस्सा करती है ना, क्यों घर में आप कलेश करवाने पर तुली रहती है? लेकिन बेटा राघव, तेरी माँ ने तो 8 दिनों से दाल दलिया के अलावा कुछ नहीं खाया है, वो भी चम्मच 2 चम्मच खा पाई है। तो कम से कम आज उसके खाने का मन कर रहा है, तो बहू से कहकर 1 कटोरी बनवा दो बेटा खीर। क्या पापा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल न थी। अरे मम्मी को समझाना चाहिए आपको कि वो ऐसी फरमाइशें ना बताए। आप तो जानते ही हो ना रीता कितना चिढ़ती है। और अभी तो आपकी दवाइयों का भी कितना खर्चा आ गया है माँ, हर हफ्ते मैंने 250 रुपए की दवाई लाई है। इसलिए मम्मी पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि घर में जो बना है वो चुपचाप खाकर आप लोग पड़े रहो, वरना किसी दिन रीता गुस्से में आकर आप लोगों को उससे कह देगी कि आप लोग छोटे के पास जाकर रहो, फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं दुकान जा रहा हूँ माँ, और रीता को परेशान मत करना। आप लोग जो बना है वो चुपचाप खा लेना, वरना रीता मुझे दुकान में फोन करके परेशान करती है, फिर दुकानदारी में मेरा मन नहीं लगता। सुन लिया सावित्री, ये हमारा ही लाल है। ना जाने जी हमसे कौन सा पाप हो गया था जिसकी सजा भगवान हमें दे रहे हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है सावित्री, हमने कैसी कैसी परिस्थितियों से लड़कर अपना ये घर, दुकान और अपने बेटों को कितनी अच्छी परवरिश दी है। और सावित्री, हमने भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, इसलिए तुम भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भी जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मैंने आप लोगों का खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। सुना जी आपने, आजकल तो बहू हमें मम्मी पापा भी नहीं कहती। ठीक है ना सावित्री, अभी बच्ची है वो, धीरे धीरे संभल जाएगी, अपना मन दुखी मत करो। क्या बच्ची है जी, सुधरना होता तो कब से सुधर गई होती। अरे ये रीता ने तो धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाया कि हमारे लिए इस घर में विकट परिस्थिति खड़ी कर दी है। हम अपने ही घर में जी रोटी रोटी को मोहताज हैं। चलो सावित्री, चलकर खाना खा लो। हाँ जी, पापी पेट है, खाना तो होगा, चाहे खाना मन का हो या ना हो। दीनानाथ जी और सावित्री जी के 2 बेटे बहू हैं। उनका बड़ा बेटा राघव और बड़ी बहू रीता है, और दीनानाथ जी और सावित्री जी अपने बड़े बेटे बहू के ही साथ रहते हैं। और वहीं उनका दूसरा छोटा बेटा विनोद और उनकी पत्नी सिया है, जो कि नौकरी की वजह से शहर में रहते हैं। सावित्री, कई दिनों से मैं तुम्हारी तबीयत की वजह से घर से बाहर नहीं गया हूँ, आज मैं राम प्रसाद जी से मिलकर आता हूँ। हाँ जी, आ जाइए आप, मेरी तबीयत अब ठीक है। अब तो आपकी तबीयत ठीक होगी ना? हाँ बहू, मेरी तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक कैसे नहीं होगी, पूरे 2000 रुपए की दवाइयाँ लगी है आपकी तबीयत में। और अब जब आपकी तबीयत ठीक है तो कम से कम घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दीजिए। आपको तो जरा सी दया भी नहीं आती होगी कि मैं अकेली इतने बड़े घर को कैसे संभालती हूँ। हाँ बहू, जाइए, रसोई में बर्तनों का टाल लगा है। वैसे भी आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। अरे बहू, तबीयत अच्छी नहीं है तो राघव के साथ डॉक्टर को दिखाया आती। कहाँ से डॉक्टर को दिखाती मैं? अरे सारी बचत के पैसे तो आपकी तबीयत में लग गया, अब मैं अपनी तबीयत में भी इतने रुपए लगा लूंगी तो घर का राशन पानी कैसे चलाऊंगी? वैसे आप लोगों की ये सारी बातें कहाँ समझ में आती है? आप लोगों को तो बस बैठे बैठे अच्छा अच्छा खाना चाहिए। ठीक है बहू, तुम जाकर आराम कर लो, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। काश मैंने रीता पर शुरू से ही रोक टोक की होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं पहले यही सोचती थी कि चलो अभी ये बच्ची है, थोड़े दिन में संभल जाएगी, लेकिन रीता को तो संभलना है ही नहीं। दिन ब दिन ये रीता की बदतमीजियां और ही बढ़ते जा रही है। इसके मुंह में जो आता है हम लोगों के लिए वो बोल देती है। अरे 1000-2000 रुपए हमारे बेटे ने हमारी सेहत पर लगा भी दिया तो क्या हो गया, इतनी बड़ी दुकान तो हमने अपने बेटे के ही नाम की है ना। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं? मैं किसे अपना दुख सुनाऊं? अब तो राघव से भी कुछ कहती हूँ तो वो पलटकर मुझे ही सुना देता है। धीरे धीरे राघव भी रीता के रंग में रंग गया है, उसे अपने माँ बाप की तकलीफ नजर नहीं आती।
कंधों ने। ना जाने इनसे कब पीछा छूटेगा हमारा और कब हम खुशी खुशी दोनों पति पत्नी रहेंगे इस घर में। उधर तो देवर और देवरानी मजे से रहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ और हम तो बस इनका बोझ ढो रहे हैं। बहू, एक कप चाय बना दो, बहुत थकान सी हो रही है मुझे। जब आपको चलने फिरने से इतनी थकान होती है तो आप बाहर जाते ही क्यों हो घूमने? आराम से घर में ही बैठना चाहिए ना। मेरा भी सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं अपने लिए चाय नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जाकर आराम कर लो तुम। आ जाते हैं फरमाइश लेकर। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर, इस घर में जरा भी इज्जत नहीं बची हमारी। यही वो घर है जब मैं इधर उधर से घूम कर आता था तो मुझसे सावित्री कहती थी कि चाय बना दूं क्या मैं तुम्हारे लिए, और मैं सावित्री को चिल्ला देता था कि बार बार चाय बनाने की क्या जरूरत है। और आज ये दिन है जब एक बार भी चाय पीने के लिए कितना तरसना पड़ता है इस घर में। रीता, रीता, क्या हुआ जी? अब आप कौन सी फरमाइश लेकर आए हैं मेरे सामने? एक तो दिन भर घर में बस आपके माँ बाप की फरमाइश ही पूरी करते रहूं। किसी को चाय होना, किसी को खीर होना, किसी के लिए दवाइयाँ बुलवाना हो। हे भगवान, बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता अब इस घर में। ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। सच में रीता, मैं भी ये रोज रोज की चिक चिक से ना परेशान हो गया हूँ। कितना समझाऊं रीता मैं अपने माँ बाप को, इन्हें समझ में क्यों नहीं आता, क्यों ये हमारी खुशियों के दुश्मन बन के बैठे हैं। आप ही बताइए ना, मैं कैसे कैसे दिन भर आपके माँ बाप को झेलती होंगी। अरे मेरी जान खा जाते हैं दोनों। ठीक है रीता, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। हाँ, और चाय अदरक वाली लेकर आना आप। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जीना हराम हो गया है मेरा तो। राघव, चाय बनाए हो बेटा, एक कप चाय मुझे भी दे दो। नहीं पापा, मैंने एक ही कप चाय बनाया है, वो भी रीता के लिए। उसके सर में कितना दर्द हो रहा है। अरे दिन भर आप उसे परेशान क्यों करते हो? बेचारी कितना थक जाती है घर का काम काज करके, लेकिन आप लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बस दिन भर अपनी फरमाइशें पूरी करवाते रहते हो बेचारी से। एक कप चाय भी तो नसीब नहीं होता दिन भर में, फिर भी बहू कहती है कि हम दिन भर अपनी फरमाइशें पूरी करवाते हैं उससे। क्या हुआ जी? आपके सिर में दर्द हो रहा है क्या? मैं अभी चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं सावित्री, कोई दर्द नहीं है मेरे सिर में। मुझसे क्यों छुपाते हैं जी? मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल आपके साथ गुजारे हैं, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ कि आपको कब कौन सी तकलीफ हो रही है। आप बैठिए यहाँ, मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। हे भगवान, अगर बहू ने कहीं सावित्री को चाय बनाते देख लिया तो मेरे एक कप चाय के चक्कर में घर में बेकार में ही कलह और कलेश हो जाएगा। लो जी, चाय पी लो। सावित्री, थोड़ी सी चाय तुम भी पी लो। नहीं जी, मेरा तो मुंह पहले से मीठा हो रखा है। बहू ने खीर बनाया था मेरे लिए, बस वही खा कर आई हूँ मैं तो अभी। अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो सावित्री। ये देख लीजिए, यहाँ चाय पार्टी हो रही है। मम्मी जी, इतनी दोपहर में आपको चाय बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा, मैंने ही तुम्हारी मम्मी से चाय बनाने कहा था। आप लोगों को कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? एक तो हमारी छोटी सी दुकान है, एक तो शक्कर चाय पत्ती का दाम कितना बढ़ गया है, और ऊपर से आप लोगों की दवाई दारू का खर्चा। लेकिन बहू, मैंने एक कप चाय ही तो बनाई है। ये एक कप चाय की कीमत पता है आपको? आपने तो बस मुंह उठाकर कह दिया कि एक कप चाय बनाई है। अरे एक कप चाय के लिए दूध, शक्कर और चाय पत्ती की भी तो जरूरत होगी ना। अगर यही दूध और शक्कर चाय पत्ती बच गई होती तो इसी से मैं कल आप दोनों के लिए चाय बना देती ना। अब कल तो मुझे फिर से शक्कर चाय पत्ती का खर्चा बढ़ जाएगा। अरे आप लोग हमें क्यों परेशान करते हैं? आप ही समझाइए अपने माँ बाप को। पापा, एक कप चाय नहीं पीते तो आप मर नहीं जाते। एक कप चाय की वजह से कितना कलेश करवा दिया आपने घर में। बेटा, मैंने ही चाय बना कर दी है तुम्हारे पापा को। अरे सारी समस्या का जड़ तो आप ही है मम्मी, आप ही कलेश करवाती हैं घर में। देखा जी आपने हमारे लाडले को, अब तो इसे अपने माँ बाप की बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दो सावित्री, मन छोटा मत करो। और कल विनोद आ रहा है सावित्री, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम विनोद के सामने बिल्कुल भी अपना दुख जाहिर मत करना, वरना तुम विनोद के स्वभाव को तो जानती ही हो, कितना मुंह फट है वो और कितना तेज गुस्से वाला है। अगर गुस्से में आकर उसने अपने बड़े भाई भाभी से कुछ कह दिया तो बेकार में ही तीज त्योहार में कलेश हो जाएगा घर में। हाँ जी, जानती हूँ मैं विनोद को, इसलिए तो मैं उसे कभी कुछ नहीं बताती। उसका जब भी फोन आता है तो यही कहती कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मम्मी, पापा। अरे विनोद बेटा और बहू, बेटा तुम लोग अचानक कैसे आ गए? तुम तो कल आने वाले थे ना। हाँ पापा, वो नवरात्रि के त्योहार की वजह से ना बसों में बहुत भीड़ चल रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हम एक दिन पहले ही अपने साधन से घर चले जाते हैं, इसलिए आ गए पापा हम लोग। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। हाँ बेटा, दूधो ना हो पूतो फलो। तुम लोग बहुत थक गए होंगे ना बेटा, पूरे 7 घंटे का सफर है। मैं अभी तुम्हारी भाभी को बुलाती हूँ, वो चाय पानी लेकर आएंगी। रीता, रीता, देखो बेटा, विनोद और बहू आए हैं। हे भगवान, इस बार तो त्योहार के 1 हफ्ते पहले ही आ गए ये लोग। ना जाने क्यों इतनी जल्दी आ गए ये लोग। इनके मम्मी पापा कोई कम थे क्या जो अब भाई और बहू भी आ गई? मुझे तो इन लोगों की खुशी देखकर ना इन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ये लोग मजे से शहर में रहते हैं और हम इनके माँ बाप को झेलते हैं गाँव में रहकर। जाकर अपने हाथ से ही चाय बना देती हूँ, वरना ये नंदनी चाय बनाएगी तो दूध ही दूध ले लेगी चाय बनाने में, और बुढ़ा बुढ़िया दोनों के लिए चाय बना लेगी। उससे अच्छा मैं ही जाकर 2 कप चाय बना देती हूँ। मम्मी जी, मैं ही जाकर सबके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं नंदनी, तुम अभी तो थक कर आई हो, तुम बैठो आराम से, मैं सबके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। प्रणाम दीदी। नमस्ते भाभी, सब बढ़िया है घर में? अरे हम लोगों को क्या होगा देवर जी, मैं दीदी की मदद कर
लेती हूँ रसोई में। मम्मी इस बार तो आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा। अरे नहीं बेटा, गांव में जितना सुख है शहर में नहीं है। हम यहाँ मजे से रहते हैं अपने घर में। लेकिन फिर भी मम्मी मुझे भी तो लगता है कि कुछ दिन आप लोग मेरे साथ रहे। हाँ बेटा जरूर रहेंगे। लीजिए देवर जी, चाय पी लीजिए। मैं नंदिनी को भी यहाँ भिजवाती हूँ। भाभी मम्मी पापा के लिए भी चाय ले आओ ना। नहीं देवर जी, अभी तो मम्मी पापा ने चाय पी है जस्ट। हाँ बेटा, तुम्हारे आने के 5 मिनट पहले ही तो हम लोगों ने चाय पी है। ठीक है मम्मी। दीदी मैं आपकी कुछ मदद करवा दूँ? हाँ नंदिनी, एक काम करो, शाम का खाना तैयार कर लो, बाहर का काम मैं देख लूंगी। हाँ दीदी, मैं बना लूंगी सबके लिए खाना, बस बता दीजिए क्या बनाना है मुझे खाने में। नंदिनी घर में तो वैसे कोई सब्जियां है नहीं, एक काम करो तुम दाल बना लो और साथ में आलू जीरा बना लेना। ठीक है दीदी। हे भगवान, मेरे कमरे में क्या गिरकर टूट गया? अभी देख कर आती हूँ। हाँ दीदी, कोई सामान गिरा तो है क्योंकि टूटने की आवाज यहाँ तक आई है। मैं भी चलती हूँ दीदी, देखो तो क्या सामान गिरा है आपका। ये क्या, आपको मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत थी? बहू मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाने आई थी कमरे में और गलती से मेरी साड़ी से ये कब टकरा गया और नीचे गिर गया। लेकिन देख लो बहू, अभी इसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। अच्छा तो मैं टूट जाने का इंतजार करती। मैंने आपको कितने बार समझाया है कि इस तरह से आप मेरे कमरे में मत आया कीजिए, लेकिन आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? माफ कर दो बहू, आज के बाद नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे कमरे में। हाँ तो आप खड़ी क्यों हो, निकलो मेरे कमरे से। दीदी आप मम्मी जी को इतने जोर जोर से क्यों डांट रहे थे? कब तो टूटा भी नहीं था ना। देखो नंदिनी, तुम 4 दिनों के लिए मेहमान की तरह आती हो इस घर में, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे तुम कोई पाठ ना पढ़ाओ। और मैं तो कहती हूँ नंदिनी, तुम ना अपने कामों से काम रखा करो, किसी के काम में अपना नाक मत घुसेड़ा करो। लेकिन दीदी मैंने कहा ना नंदिनी, मुझे लेकिन तुरंत मत बताओ, बस तुम मेरे कमरे से जाओ, वैसे मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है दीदी। मम्मी जी, दीदी ने आपको कितना कुछ कह दिया और अपने दीदी को कुछ भी नहीं कहा। अरे ना बेटा, क्या कहती मैं रीता से, मेरी ही तो गलती है। उसने तो मुझे कई बार समझाया है कि मैं उसके कमरे में जाकर सफाई ना करूं, आराम से बैठा रहा करूं, लेकिन मैं ही हूं जो बार-बार बिना पूछे सफाई करने चली जाती हूं। लेकिन फिर भी मम्मी, आप हमसे बड़े हैं और दीदी का आपसे ऐसा बात करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। नंदिनी बेटा, इन छोटी-छोटी बातों में तुम ध्यान मत दिया करो। अच्छा ये सब जाने दो, ये बताओ नंदिनी क्या बनाया है बेटा तुमने खाने में? आप बताइए ना मम्मी जी, आपको क्या खाना था? बेटा हो सके तो तुम्हारी मम्मी जी के लिए 1 कटोरी खीर बना देना। हाँ पापा जी, मैं तो आज सबके लिए खीर बनाती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन देखो एक बार अपनी जेठानी से पूछ लेना। मम्मी इसमें पूछने वाली क्या बात है, नंदिनी तो सबके लिए खीर बना रही है ना। हाँ जी, आप भी खाएंगे ना खीर? मैं सबके लिए बनाने जा रही हूँ खीर। हाँ नंदिनी, अगर मम्मी का मन है तो खीर तो बनना ही चाहिए। मम्मी नंदिनी के हाथ का खीर खाकर देखना आप। अरे नंदिनी बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाती है। ठीक है बेटा। क्या जी, आपको क्या जरूरत थी बहू को खीर बनाने को बताने की? अगर खीर के पीछे बड़ी बहू ने फिर से कलेश कर लिया तो बताइए नंदिनी और विनोद को कितना बुरा लगेगा कि वो साल भर में 1-2 बार ही तो घर आते हैं और उसके बाद भी उनकी भाभी कितना तमाशा करती है घर में। क्या सावित्री, अरे विनोद और नंदिनी आए हैं, इस खुशी में क्या हम 1 कटोरी खीर भी नहीं खा सकते? जो भी हो जी, मुझे तो अभी से बहुत डर लगने लगा है। मम्मी पापा आ जाइए, देखिए मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है। नंदिनी तुमसे किसने कहा था खीर बनाने? अरे खीर बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। दीदी इसमें पूछना कैसा, बस मेरा मन किया इसलिए मैंने आप सबके लिए खीर बना दिया। लेकिन देखो नंदिनी, दोबारा कोई भी चीज बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। ठीक है दीदी, खीर तो खा लीजिए आप। नहीं, मुझे नहीं खाना है अभी खीर। ठीक है मम्मी पापा, आप लोग खीर खाइए, मैं इन्हें बुला कर ले आती हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री और दीनदयाल जी खुशी-खुशी खीर खाते हैं, लेकिन खीर खत्म हो जाने के बाद सावित्री को ऐसा लगता है जैसे वो बर्तन रसोई में ले जाकर साफ कर दे, इसलिए वो बर्तन रसोई में ले जाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से खीर का बाउल नीचे गिर जाता है। सावित्री ये क्या किया तुमने? अभी बहू आकर बहुत चिल्लाएगी तुम्हें। हाँ जी, गलती से मेरे हाथ से छूट गया है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कितनी बार कहा है मैंने आप लोगों से कि मेरे मायके से लाई हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं आप लोग। पता नहीं कब पिंड छूटेगा इन लोगों से हमारा। अरे काम धाम तो बस नाम मात्र का करते हैं और जब देखो तब बस नुकसान ही करते फिरते हैं। अरे किससे पूछकर खीर का बाउल निकाला था आप लोगों ने? कभी देखा है आप लोगों ने इतना महंगा सेट? मुझे माफ कर दो बहू। अरे आपको माफ कर देने से मेरा ये टूटा हुआ बाउल ठीक तो नहीं हो सकता। अगर इतनी महंगी चीजें देखी होती ना तब इसकी कीमत समझ में आती। हाँ, आप लोगों को क्या है, मिल गया है हराम का, जब देखो तब बस तोड़-फोड़ करते रहते हो। कभी भी कोई चीजों की कीमत आप लोग तो समझते ही नहीं ना। बस बेटे के दहेज में हराम की चीजें मिल गई है, जब मर्जी आए तब बस तोड़-फोड़ मचाते रहो। अरे परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों से। भाभी बहुत बोल लिया आपने। अरे इस तरह से बात की जाती है क्या मम्मी से? अब एक भी शब्द आप और नहीं बोलेंगी। अरे ये माँ है हमारी और हम अच्छे से जानते हैं इन्होंने किस तरह से हमारी परवरिश करके हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। अरे मेरी माँ बुजुर्ग हो गई है भाभी, और गलती से इनके हाथ से ट्रे छूट गया तो क्या आप इनका मान सम्मान भूल जाएंगी? और भैया आप, भाभी लगातार मम्मी को अब शब्द बोले जा रही हैं, लेकिन आप तो यहाँ चुपचाप खड़े हैं। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं भाभी को? अरे
मुझे तो आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी भैया कि आप अपने सामने से अपनी माँ का इतनापन कैसे सुन सकते हैं। बस करो विनोद बेटा, अरे तुम भी ऐसे बराबरी से जबान लड़ाने लगोगे तो तुम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा बेटा। वाह 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 वाह, क्या खूब नाटक रचते हो आप। पहले तो खुद बेटे को उकसाते हो और बाद में उसे समझाने का नाटक करते हो। अरे बहू कुछ तो शर्म करो। अरे मैंने क्या उकसाया है अपने बेटे को? अरे तुम ही तो हो जो उसके सामने भी उसकी माँ का कितने देर से अपमान किए जा रही हो। जानती हूँ मेरे बड़े बेटे की आंखों का तो पानी मर चुका है, उसे अपने माँ बाप का अपमान तो जरा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरा दूसरा बेटा है अभी, और वो अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते कैसे देख सकता है। अरे आपके बेटे को आपकी इतनी परवाह है तो आपको लेकर क्यों नहीं जाते? जिस दिन लेकर जाएंगे ना 4 दिनों में उन्हें दाल आटे का भाव समझ में आ जाएगा। बस कीजिए दीदी, आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। अपने माँ बाप तुल्य सास ससुर को इनके उनके कह रहे हो आप। और दीदी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम मैं लेकर जाऊंगी मम्मी पापा जी को। अरे इतने देर से पति तो बोले जा रहा था, लेकिन अब मेंढकी भी कूद पड़ी। हाँ तो मेंढकी खुशी खुशी लेकर जाओ तुम इन्हें। बहुत हो गया रीता, अब मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगी। अरे हम अपना घर छोड़कर क्यों किसी के साथ कहीं जाए? जिसे दिक्कत है हमारे साथ रहने में वो चला जाए इस घर को छोड़कर। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत है और मैं रसोई बनाने में लाचार भी नहीं हूँ। और रही बात घर के खर्चों की, तो अभी हमारी दुकान है जो अच्छी खासी चलती है, वहीं से रुपए आएंगे, उसी से हम अपना जीवन यापन करेंगे। सही कहा सावित्री तुमने। अरे हम अपनी दाल रोटी अपनी दुकान से चला लेंगे, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा दुकान तो आपने मेरे नाम किया है ना। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, जब मैं दुकान तुम्हारे नाम कर सकता हूँ तो तुमसे वापस भी ले सकता हूँ। और रीता तुम सुनो, अरे बहुत सह लिया मैंने तुम्हारी बदतमीजियों को, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तुम और राघव इस घर को छोड़कर चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए, और अपनी शकल भी मत दिखाना हमें। हाँ सावित्री बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे जब धागे का गुच्छा जरूरत से ज्यादा एक दूसरे में उलझ जाए और उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो ऐसे धागे के गुच्छे को उठाकर बाहर फेंक देना ही अच्छा होता है। अरे तुम्हारे साथ रहकर रोज रोज मरने से तो अच्छा है बहू कि एक ही बार में मैं ये सारी झंझटें खत्म कर दूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मम्मी आप होश में तो हो? ये क्या बोल रहे हो आप? अरे हम क्यों घर छोड़कर जाएंगे? अब जाकर इस गूंगे के मुंह में जबान आई है। बेटा राघव अच्छा हुआ कम से कम तूने बोला तो कुछ, वरना हम तो यही सोच बैठे थे कि अब तेरे मुंह में जबान नहीं रही। मैं तुम लोगों को 2 दिन की मोहलत देती हूँ, 2 दिनों के अंदर तुम लोग मेरा घर खाली कर दो। हे भगवान, ये इतना बड़ा और इतना सुंदर घर है, अगर सच में मम्मी जी ने गुस्से में आकर हमें घर से निकाल दिया तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा और देवर देवरानी का हो जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। नहीं मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए। अरे हम तो बच्चे हैं मम्मी, और गलतियां तो हमेशा बच्चों से होती है, और बड़े तो उन्हें माफ कर देते हैं ना, तभी तो बच्चे अपनी गलती सुधार पाते हैं मम्मी जी। हाँ मम्मी हमें माफ कर दीजिए, हमने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि हम लोग कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है सावित्री? अरे अपनी ये औलाद है, एक बार माफ करके देखते हैं। ठीक है मैं तुम्हें माफ तो करती हूँ, लेकिन यदि तुमने दोबारा हमारा अपमान किया या खाने पीने के लिए हमें तरसाया तो मैं तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी और हमेशा के लिए अपने इस घर का मालिक अपने छोटे बेटे विनोद को बना दूंगी। तो देख लिया ना दर्शकों आज आपने। अरे कभी कभी अपने नालायक औलादों को सबक सिखाने के लिए माँ बाप का कठोर होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बताइए दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज ऐसे ही मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।